नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन रिवीजन करेंगे 10.1 घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, बाह्य मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका तथा बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, इसका सीधा सीधा प्रश्न भी आ सकता है और इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें अपन विशेष जोर देंगे और सीधे सीधे प्रश्नों को सीधे सीधे पढ़ेंगे। बच्चों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले कई उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका एक सामान्य सा उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन, जिसका की उपयोग अपन आए दिन करते हैं। दूध से दही का उत्पादन एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसे अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB के नाम से जानते हैं। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं और दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित कर तथा उसका आंशिक रूप से पाचन कर देते हैं, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से दूध की पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दही खाना हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में होते हैं और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारी पेट में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा होगा डोसा और इडली। डोसा इडली का जो आटा होता है वो फूला हुआ ढीला ढाला आटा होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली आदि को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित या फर्मेंटेशन द्वारा होता है। कैसे होता है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि जो डोसा और इडली का आटा होता है या ब्रेड का आटा होता है वो फूला हुआ होता है या उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं। तो इस आटे की फूली और उभरी शक्ल होती है CO2 गैस के उत्पादन के कारण। क्योंकि ये बैक्टीरिया जो इसमें वृद्धि कर रहे होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन करते हैं और इस अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान CO2 उत्पन्न होती है और ये CO2 उस आटे से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आटा फूलता भी है और उसमें छिद्र भी हो जाते हैं। ठीक है। इसका इन आटे वगैरह को फुलाने के लिए या उनको किण्वित कराने के लिए एक ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसे इस ईस्ट को अपन बेकर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर या फर्मेंटेशन द्वारा तैयार की जाती है। इनमें है जैसे दक्षिण भारत में उपयोग किया जाने वाला टोडी। ये टोडी जो होता है एक एल्कोहलीय पेय द्रव्य होता है। इस एल्कोहलीय पेय द्रव्य को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ताड़ या जो पाम के ट्री होते हैं, ताड़ वृक्ष या पाम के ट्री, उनके तने में एक कट लगा दिया जाता है और उस कट से
उसमें से एक तरल स्रावित होता है, उस तरल पदार्थ को, उस द्रव को संग्रहित कर लिया जाता है और उसको संग्रहित करके उसका कराया जाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के बाद जो एल्कोहली पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं टोडी। ठीक है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मत्स्य मतलब मछली या सोयाबीन तथा बांस के प्ररोह के भोजन तैयार करने में भी किया जाता है। पनीर या चीज बहुत ही प्राचीन समय से भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनको तैयार करने में भी सूक्ष्म जीवियों का ही प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पनीर अपनी गठन संरचना और सुगंध तथा स्वाद के अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के पनीर भी अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवियों के प्रयोग में या सूक्ष्म जीवियों को उपयोग में लाकर उत्पन्न किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है स्विस चीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो अपन को याद रखना है स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई नामक बैक्टीरिया के कारण बनाया जाता है या इस बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। ऐसे ही रॉकी फोर्ट चीज एक विशेष प्रकार के कवक से बनाया उत्पन्न किया जाता है और इस रॉकी फोर्ट चीज में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। तो देखो अपन को यहाँ पता चला स्विस चीज बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है और रॉकी फोर्ट चीज कवक या फंजाई द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है एक नंबर का। अब अपन जानेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न भी हो सकता है 4 नंबर का कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। और जब ऐसे सीधे सीधे प्रश्न होता है तो अपने लिए सरल हो जाता है, क्योंकि कोई चीज छूट भी जाती है तब भी चल जाता है और थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहां तो या तो 0 या पूरे अंक होते हैं। तो अपन को 1 नंबर के क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी होती है। तो अपन को जब भी ऐसा लगे कि किसी यूनिट या किसी चैप्टर से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो यहाँ पर एक प्रश्न है फर्मेंटर या किण्वक क्या है। तो फर्मेंटर या किण्वक व्यवसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ये अपन को पता चला, जिसको अपन चित्र में भली भांति देख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका किस प्रकार से होती है। तो इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है किण्वित पेयों के उत्पादन में, दूसरा है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिकों के उत्पादन में, तीसरा है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ एंजाइम तथा जैव सक्रिय अणुओं के उत्पादन में सूक्ष्म जीवियों की क्या भूमिका होती है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है किण्वित पेय या फर्मेंटेशन या किण्वन से उत्पन्न होने वाले पेय पदार्थों के बारे में। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट, कौन सा ईस्ट है ये, ब्रीवर्स ईस्ट, जिसे सेवेफरोमाइसिस सेरिविसी के नाम से जाना जाता है। ये ईस्ट ब्रेड बनाने तथा माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। देखो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का उपयोग किस में किया जाता है, इसकी ब्रांडी वगैरह जो शराब होती है विभिन्न प्रकार की, उनके और विभिन्न प्रकार की दवाइयों के उपयोग में भी इसका उपयोग, दवाइयों के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एथेनॉल बनाने में ब्रीवर्स ईस्ट या सेवेफरोमाइसिस सेरिविस नामक ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न 1 नंबर में अलग से हो सकता है और विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रीवर्स ईस्ट किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है, और एथेनॉल का उत्पादन कौन से ईस्ट के द्वारा किया जाता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो अपन को याद रखना है सेवेफरोमाइसिस सेरिविसी को ही ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में भी किया जाता है और एथेनॉल के उत्पादन में भी किया जाता है। अब अपन जानेंगे
प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में जानेंगे। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवियों को पैदा होने से या उनकी वृद्धि करने से रोकते हैं। तो अपन लोग प्रतिजैविकों का उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा करते हैं, ये बात अपन को जाननी है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक प्रकार की घटना थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें से एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिस कारण से स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। ये क्या हुआ? ये हुआ कि मोल्ड कुछ ऐसा पदार्थ स्रावित कर रहे थे जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर सका, और मोल्ड से जो पदार्थ स्रावित हुआ वो क्या कहलाया? एंटीबायोटिक कहलाया। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे पहले पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के रूप में खोजा गया और ये एक घटना के रूप में मिला, और इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। हुआ क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन जिसे पेनिसिलिन के नाम से जाना गया, उस रसायन के कारण क्या हुआ? पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से जो पेनिसिलिन नामक रसायन उत्पन्न हुआ, उस रसायन से क्या हुआ? उस रसायन से बैक्टीरिया वृद्धि न कर सका। तो उस रसायन को उन्होंने पेनिसिलिन नाम दे दिया। क्यों दे दिया पेनिसिलिन नाम? क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से प्राप्त हुआ था, इसलिए। बात समझ में आ गई? तो अब उन्हें ये बात पता चली कि कोई ऐसा पदार्थ इससे स्रावित हो रहा है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। बाद में अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इस पर कई प्रयोग किए और उन्होंने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में माना और उसको पुष्ट किया, जिसकी वजह से अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहां पर याद रखना, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज तो मैं कह रहा था, यहां पर याद रखना कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, लेकिन पेनिसिलिन को एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक के रूप में पुष्ट किसने किया? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने किया। तो इसके लिए कि उन्होंने पेनिसिलिन को एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक के रूप में स्थापित किया, इसके लिए 1945 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे को। ठीक है। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। इस बात को याद रखना। ये प्रश्न आता है, दूसरे विश्व युद्ध में कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया था? तो घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार के लिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग बड़े व्यापक स्तर पर किया गया था। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया या गलघोंटू, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जैसे कई भयानक रोग
जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं, इनके उपचार के लिए भी एंटीबायोटिकों ने हमारी क्षमता में वृद्धि की है और एक शक्ति के रूप में उभर कर ये सभी एंटीबायोटिक एक शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। आज हम एंटीबायोटिकों से रहित संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात आती है रसायन या एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणुओं के उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका के बारे में। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल हैं, एल्कोहल है तथा एंजाइम हैं, इन सब के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादनों में भी सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों या अम्लीय उत्पादकों के उदाहरणों के रूप में अपन देख सकते हैं सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ब्यूटरिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। ये सभी अम्ल अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें कुछ कवक हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न आता है वो सीधा 4 नंबर वाले पे तो अपन बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा यहाँ से 1 नंबर वाला भी प्रश्न आ सकता है। जैसे सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में कौन सा कवक या बैक्टीरिया उपयोग में लाया जाता है? तो अपन जवाब दे सकते हैं सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ब्यूट्रिक अम्ल के उत्पादन में क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है और लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट सेवेफरोमाइसिस सेरीबिसेई का प्रयोग किया जाता है और लाइपेज का ये सभी एथेनॉल वगैरह हो गए। इसी प्रकार से लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीजेस के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक समय तक स्वच्छ और साफ होता है। तो ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर में हो सकते हैं कि बोतल वाले रस को साफ और स्वच्छ रखने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का उपयोग किया जाता है। लाइपेज का उपयोग किस में किया जाता है? कपड़ों से धब्बे, तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। और ये पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस और लाइपेज ये सभी क्या है? एंजाइम है और इन एंजाइमों का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में, माने थक्के के स्फोटन के रूप में किया जाता है, जो हृदयघात के कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किस में किया जाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो यहां से भी प्रश्न हो सकता है। अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनो सप्रेसिव के कारक के रूप में किया जाता है। जब अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उस बाहर से आने वाले अंगों से लड़ती है। उस समय क्या किया जाता है? अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए उनको दिया जाता है। ये बात अपन को याद रखनी है कि साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव मतलब प्रतिरक्षा को घटाने के काम के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उत्पादन कैसे होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलोस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये बात याद रखना पर, ठीक है। मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम के संदमन की तरह कार्य करते हैं या संदमन की क्रिया करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। तो बाहित मल क्या है?
इसके उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है, इसको अपन जानेंगे। और ये सीधा सीधा प्रश्न 4 नंबर में आ सकता है। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है। नगर के इस व्यर्थ जल को बाहित मल या सीवेज भी कहते हैं। तो बाहित मल या सीवेज क्या है, पता चला कि जो शहरों में या गांवों में या जहां लोग रहते हैं वहां से जल के साथ साथ उनका मलमूत्र भी बहता है। इस मलमूत्र और जल के मिश्रण को अपन बाहित मल या सीवेज के नाम से जानते हैं। इस सीवेज को नदियों या किसी भी जल स्रोत में विसर्जन से पूर्व इसका अपन को उपचार करना होता है। और इसका जो उपचार होता है वो एक विशेष प्रकार के संयंत्र में होता है। उस संयंत्र का नाम होता है बाहित मल संयंत्र या सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, जिससे यह बाहित मल प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीवियों से किया जाता है जो बाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। पहला चरण जिसे प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं, यह चरण मूल रूप से इस चरण में मूल रूप से बाहित मल से बड़े छोटे कणों को निस्यंदन द्वारा या अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्पंदन द्वारा हटा लिया जाता है। कई बार इसमें से निस्यंदन किया जाता है और या अवसादन किया जाता है और इसमें से कूड़े करकट को अलग कर लिया जाता है। ये भौतिक विधि है अभी तक। इसके बाद शीतबालुकास्म या ग्रिट मतलब मृदा तथा छोटी छोटी गुटिकाओं और पेवल वगैरह को अवसादन द्वारा निष्कासित कर लिया जाता है। मतलब यहाँ तक ये समझें कि जो बाहित मल है उसको एक बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है और उसको स्थिर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसके ऊपर हल्के हल्के कूड़ा करकट ऊपर जमा हो जाता है और उसमें जो भारी चीजें होती हैं वो नीचे जमा हो जाती हैं और इनको अलग कर लिया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक या स्लज के नीचे बैठे कण हैं वह और प्लावी बहिस्राव का निर्माण करते हैं। इस बहिस्राव को प्राथमिक निषादन या सेटलिंग टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीय उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार। अब जो प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायु टैंक से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है, जिससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि ऊर्णक के रूप में होने लगती है। ये ऊर्णक क्या है? ये कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की एक जाली जैसी संरचना होती है जिसे ऊर्णक कहते हैं। तो इसकी वृद्धि होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है, जिससे क्या होता है उसमें जो बहिस्राव है उसमें जो मल होता है वो उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं मल में। उन कार्बनिक पदार्थों को यहाँ पे किसने खपत कर लिया? इन सूक्ष्म जीवों ने उसको नष्ट कर लिया, खा लिया। यह बहिस्राव के बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि उसकी बीओडी घट न जाए। एक बार बाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निःसादन या सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहां जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रियत आपंक कहलाता है। तो यहाँ तक जो जीवाणुओं ने काम किया वहां पे क्या हो रहा था? यहाँ तक काम जो हो रहा था वो कैसा हो रहा था? वायवीय बैक्टीरियाओं के द्वारा। अब क्या होता है? सक्रियत आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायु टैंक में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप कर दिया जाता है
जिसे अवायवीय आपंक संपाचित्र या एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। देखो पहले चरण में वायवीय बैक्टीरियाओं ने काम किया, अब यहाँ पर अवायवीय या एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे। यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं वे आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि यह ज्वलनशील होती हैं, इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन सूक्ष्म जीवियों के उपयोग के द्वारा बाह्य मल या सीवेज का ट्रीटमेंट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। और इसके बाद अपन जानेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होती है। इसके अलावा इसमें इसमें CO2 और हाइड्रोजन भी होती है। ठीक है, यह बायोगैस सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से होते हैं वह CO2 तथा H2O के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजेन कहते हैं। तो देखो यहाँ से प्रश्न हो सकता है मीथेनोजेन किसे कहते हैं। तो अपन को पता चला मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले या बायोगैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को ही अपन मीथेनोजेन के नाम से जानते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मीथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, दलदलों में पाया जाता है। ये दलदलों में यह जीवाणु पशुओं के रूमेन या प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि पशुओं के आमाशय में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, मीथेनोजेन होते हैं या मीथेनोबैक्टीरियम होते हैं। पशुओं के मल या डंग जिसे अपन गोबर के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजी व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। अब अपन जानेंगे बायोगैस संयंत्र का चित्र कैसा होता है और इसका चित्र भी बनाना अपन को सीखना है। और ये प्रश्न भी आता है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र एक टैंक है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की करदम भरी जाती है। मतलब इसमें अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा करकट है, घास है, पशुओं के नीचे की छानन है, मतलब झाड़ने के बाद जो मिलता है वो है, भूसा भूसा है, कूड़ा करकट है, और इसमें गोबर भी भर दिया जाता है। इस करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इस करदम का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अपन इस चित्र में देख सकते हैं जैसा जैसा अपन ने कहा कि बायोगैस संयंत्र में एक क्या होता है, एक टैंक होता है 10 से 15 फीट गहरा। तो ये टैंक हो गया। इस टैंक में अपन क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर एक सचल ढक्कन देख लो, इसके ऊपर एक ये ढक्कन लगा हुआ है। मतलब एक टैंक के ऊपर एक दूसरा औंधा टैंक रखा हुआ है, उल्टा एक दूसरा टैंक है जो ढक्कन के रूप में इसके ऊपर रखा हुआ है। तो एक टैंक के ऊपर एक दूसरा टैंक है, और इसके अंदर क्या भर दिया अपन ने, इसके अंदर गोबर को घोल के भर दिया, गोबर की करदम जिसे कह रहे हैं अपन, कूड़ा करकट भर दिया, और समय समय पर इसमें गोबर और जल किसमें से डालते हैं, इस टैंक के द्वारा, इस पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया, कौन से मीथेनोजेन बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और इसमें से गोबर गैस या मीथेन, हाइड्रोजन और CO2 का मिक्सर होता है या मिश्रण होता है, इस टैंक में इकट्ठा होता जाता है। और इस टैंक में इकट्ठा होने के बाद इस पाइपलाइन के द्वारा ये बाहर निकलता है। ठीक है, और इस पाइपलाइन के द्वारा इसको जहां जरूरत होती है वहां इस गैस को भेज दिया जाता है। और इसका जो
शेष भाग है, मतलब इसमें से जो अपन ने करदम डाली थी, वो पचा हुआ गोबर जिसे स्लज कह रहे हैं, वो स्लज कहाँ इकट्ठा हो रहा है, इसमें इकट्ठा हो रहा है टैंक में, इसको यहाँ से लेकर अपन खेतों में उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इस संरचना को देखा और इसके साथ अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।